हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्मा के बारे में, साइटोप्लाज्मा के वेरियस पार्टिकल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस भी सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या होती है और न्यूक्लियस जो होता है वो फंक्शन क्या करता है। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की तरफ ले जाऊं तो स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। जो सेल के सेंटर में ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस के ये चारों तरफ जो दोहरी झिल्ली दिखाई दे रही है इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर की तरफ ये जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है इसे न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। फिर अंदर की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्मा में जो ये रेसे दिखाई दे रहे हैं, धागेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्रोमोटीन कहते हैं। और अंदर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज पार्ट ऑफ सेल होता है। सेल का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। यानी सेल का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। और ये न्यूक्लियस जो होता है वो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी कवर करता है। जैसे मेजर कंपोनेंट्स में बात करें, जैसे जो न्यूक्लियस है वो कुछ कंपोनेंट्स को कवर करता है। तो इसके अंदर जैसे एक तो न्यूक्लियोप्लाज्मा है, क्रोमोटीन है, न्यूक्लियोलस है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि न्यूक्लियस की खोज के बारे में बताया था कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। और जो इसकी खोज की गई न्यूक्लियस की वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। अब सबसे पहले पार्ट की बात कर लेते हैं हम इसके सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वैसे ही एक दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है? दोहरी मेम्ब्रेन होती है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि सेल को जो कवर करती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्मा को जो कवर कर रही है या न्यूक्लियस को जो कवर कर रही है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो दोहरी झिल्ली होती है। ये दोहरी झिल्ली क्या कार्य करती है कि इसके अंदर तो है न्यूक्लियोप्लाज्मा और बाहर की तरफ है साइटोप्लाज्मा। अब जो दोनों प्लाज्मा है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्मा है और अंदर की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्मा है, ये दोहरी झिल्ली क्या करेगी? उन दोनों जो फ्लूइड है उनको पृथक करेगी, अलग अलग करेगी। जैसे साइटोप्लाज्मा है और अंदर की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्मा है, इन दोनों को ये दोहरी झिल्ली क्या करेगी? इन दोनों को पृथक पृथक करेगी। लेकिन जो ये न्यूक्लियर लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसमें स्पोर होते हैं। एक स्पोर होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो क्या कार्य करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको वो अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। उन स्पोर्स के माध्यम से वो अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। कहाँ होते हैं स्पोर्स? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें एक विशेष प्रकार के स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स क्या करते हैं? जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसकी आवश्यकता होती है उन कंपोनेंट्स को क्या करती है? वो न्यूक्लियस के अंदर आने देती है और बाहर भेज सकती है, यानी आर पार आ जा सकते हैं उन स्पोर्स के माध्यम से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्मा के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं, वैसे ही एक फ्लूइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। जो जेली लाइक एक फ्लूइड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोटीन के बारे में। जो न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर आपको ये एक धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं क्रोमोटीन। अब ये क्रोमोटीन होते क्या हैं? क्रोमोटीन जो होते हैं वो जब डीएनए के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक धागेनुमा संरचना होती है और डीएनए के बड़े मॉलिक्यूल्स से इनका निर्माण होता है। अब जो ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पूर्ण रूप से पैक्ड होते हैं। ये पैक्ड किससे होते हैं? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की सहायता से पूर्ण रूप से पैक होते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोन। क्या कहते हैं? हिस्टोन। अब जो हिस्टोन और डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम क्रोमोटीन कहते हैं। कैसे? कि जैसे ये धागेनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसका निर्माण कैसे होता है कि डीएनए होता है, डीएनए के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके द्वारा इस धागेनुमा संरचना का
निर्माण होता है। और ये क्या करते हैं कि एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की सहायता से कंप्लीटली पैक्ड रहते हैं, जिसे हम कहेंगे हिस्टोन। और हिस्टोन और डीएनए का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसे हम क्रोमोटीन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया क्रोमोटीन के बारे में, न्यूक्लियोलस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, क्रोमोटीन के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्मा के बारे में। हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम की जो शेप होती है वो रोड शेप होती है। और मैं एक क्रोमोसोम की बात करूं तो डीएनए के एक सिंगल मॉलिक्यूल से एक क्रोमोसोम बनता है। अगर मैं क्रोमोसोम की संख्या की बात करूं तो इसकी जो टोटल संख्या होती है वो 46 होती है। और रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वो 23 पेयर्स कंटेन करती है क्रोमोसोम के। अगर मैं ये कहूं कि आनुवंशिक लक्षणों का पता, तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं जिनके माध्यम से आनुवंशिक लक्षणों का पता चलता है। और जो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं उन जीन्स के माध्यम से ही क्रोमोसोम क्या कार्य करते हैं, एक वंश के लक्षणों को दूसरे वंश तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये सब कार्य जो हुए, फंक्शन हुए, ये क्रोमोसोम करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस के बारे में स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ये आपको ये गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, गाढ़ी गोल जो स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है ये आरएनए और प्रोटीन को कंटेन करता है, आरएनए को कंटेन करता है और प्रोटीन को कंटेन करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोलस कहलाती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियस के फर्स्ट फंक्शन की बात करूं तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अगर दूसरे फंक्शन की बात करूं तो ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। और तीसरे फंक्शन की बात करूं तो ये आरएनए का सिंथेसिस करता है। और कंट्रोलर ऑफ सेल, इसे सेल का कंट्रोलर भी कहते हैं क्योंकि ये सेल की जो भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस एक और जो फंक्शन करता है वो करता है जैसे आनुवंशिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन्हें ट्रांसफर करने का कार्य करता है। आनुवंशिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का कार्य भी न्यूक्लियस करता है। अब न्यूक्लियस सेल के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। जो न्यूक्लियस सेल होती है उसके सभी कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, इत्यादि जो फंक्शन होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा किए जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके एक कमेंट और एक लाइक के द्वारा हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।